नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की चर्चा अकबर के विषय में होगी। देखिए, पिछली वीडियो में हमने द्वितीय अफगान वंश यानी कि शेर शाह और उसके उत्तराधिकारी के विषय में बात की थी। आज हम अकबर के विषय में बात करेंगे। मुगल वंश में सबसे लंबा समय तक जो शासन किया है वो अकबर का है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अकबर को ही माना जाता है। अकबर ने लगभग 49 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक शासन किया, या आप ये कह सकते हैं लगभग 50 साल तक अकबर का शासनकाल था। और अकबर जिस समय गद्दी पर बैठा था मात्र 13 साल 4 माह इसकी आयु थी। तो अकबर टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो सबसे बड़ी समस्या अफगानों की समस्या थी, और गद्दी पर बैठने के बाद ही पहला जो युद्ध हुआ अकबर का वो दूसरा पानीपत का युद्ध था। इससे पहले 1526 में हमने पहला पानीपत का युद्ध पढ़ा था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो यहाँ जो दूसरा पानीपत का युद्ध है 1556, 5 नवंबर 1556, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके विषय में भी चर्चा होगी। तो आइए अकबर के विषय में जान लेते हैं कि अकबर का क्या कॉन्सेप्ट था शुरुआत में। देखिए, अकबर का जो बचपन का नाम है, यहाँ भी इतिहासकारों में मतभेद है। ज़्यादातर इतिहासकार ये बोलते हैं कि अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन था, जबकि एक इतिहासकार हुआ है विसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी अकबर द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसी पुस्तक के माध्यम से अकबर को इतिहासकारों ने महान बताया है। तो अकबर महान, जो ज़्यादातर बुकों में इसके लिए लिखा गया है, वो विसेंट स्मिथ के कारण अकबर महान माना जाता है। ये आप स्पेशल याद रखना है। तो विसेंट स्मिथ इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन बताता है। विसेंट स्मिथ के अनुसार बदरुद्दीन अकबर के बचपन का नाम है। लेकिन अब यहाँ आप कहोगे कि सही क्या है, तो सही जलालुद्दीन ही है। ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब ये बदरुद्दीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप इस पे कोई भी फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नाम इसका जलालुद्दीन था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पे हुआ था। ये क्षेत्र सिंध में है वर्तमान में। तो सिंध जो क्षेत्र है पाकिस्तान में है फिलहाल। तो अकबर का जन्म आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान में हुआ है। मात्र 9 वर्ष की आयु में, जन्म के मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर की जो पहली सूबेदारी थी वो गजनी आज अफगानिस्तान में है। तो सबसे पहले अकबर की जो सूबेदारी हुई वो गजनी में दी गई। इसके बाद अकबर को फिर लाहौर का सूबेदार बनाया गया। अकबर का पहला विवाह भी 9 वर्ष की आयु में ही हुआ था। तो प्रथम विवाह हिंदाल जो अकबर का चाचा था, तो अकबर के चाचा की पुत्री थी रुकैया बेगम जो अकबर की पहली पत्नी है। इसके बाद अकबर ने राजस्थान के राजपूतों से संबंध स्थापित किया, तो वो हम एक अलग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से अकबर की राजपूत नीति आएगी, तब हम उसके विषय में पढ़ेंगे। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के संरक्षण में, यहाँ याद रखना आपको, बैरम खां के संरक्षण में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। हुआ ये कि जब दिल्ली में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो हुमायूं की मृत्यु की खबर को 17 दिन तक गुप्त रखा गया था। मैंने इसकी चर्चा पहले वीडियो में भी की थी। तो 17 दिन तक इसकी मृत्यु को गुप्त रखा गया, और उसके बाद 14 फरवरी 1556 को बैरम खां के संरक्षण में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा कालानौर नामक स्थान पर एक ईंटों का चबूतरा बनाया गया, और उस पर ही अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु में भी चर्चा आपसे की है, मात्र 13 वर्ष और 4 माह थी। तो 13 वर्ष 4 माह की आयु में गद्दी पर बैठा। इस समय देखिए, इस समय की स्थिति क्या है। ये जो साइड है, जो हम बिहार और बंगाल का जो हमारा क्षेत्र है, इस समय ये अफगानों के अधीन था।
क्योंकि हुमायूं जब दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है मात्र 6 वर्ष का शासन कर पाता है और उससे इस समय मौका नहीं मिला कि वो अफगानों का पूर्ण रूप से दमन कर दे, तो अफगान अभी सिर उठाए खड़े हुए थे। अफगानों में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अफगानों में एक व्यक्ति था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था हेमू। हेमू का मूल नाम हेमचंद है, जो एक बड़ा वीर योद्धा था। कहा जाता है उसके विषय में कि उसने 24 लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 22 लड़ाइयों में विजित हुआ था। तो हेमू ने पहले आगरा और फिर दिल्ली ये दोनों क्षेत्र जीत लिए थे। अब आगरा और दिल्ली अगर मुगलों के हाथ से चले जाते तो संपूर्ण भारत का क्षेत्र उनके हाथ से जाना था। मैं अभी जैसे बताया कि इस समय अकबर कालानौर पंजाब में है, तो सबसे बड़ी समस्या अफगानों की थी और अफगानों का दमन करने के लिए बैरम खां के नेतृत्व में पहला जो युद्ध होता है वो अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध था। तो अकबर के समय जो पहला युद्ध हुआ, ध्यान रखना, अकबर के समय जो पहला मुख्य युद्ध हुआ वो पानीपत का दूसरा युद्ध था। और ये पानी का दूसरा युद्ध था क्या, आइए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पानीपत वर्तमान क्षेत्र हरियाणा में है, ज़्यादातर आप जानते भी होंगे। ये क्षेत्र हरियाणा में है और ये क्षेत्र यमुना नदी के किनारे है। पानीपत द्वितीय, इस युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खां और आदिल शाह, आप मोहम्मद आदिल शाह इसका नाम याद रख सकते हो क्योंकि आदिल शाह बहुत हुए हैं, दक्षिण का शासक भी हुआ आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह का जो सेनापति है वो है हेमू। तो युद्ध जो है वो बैरम और हेमू के मध्य हुआ था, ये आप स्पेशल याद रखना। लेकिन ज्यादातर किताबों में आता है कि युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। असल में अकबर 13 साल का एक छोटा बच्चा था। बैरम खां ने अकबर को युद्ध क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर रखा। समस्या ये थी कि अफगान बहुत जबरदस्त शक्तिशाली के रूप में उभरे थे और मुगल सेना बहुत छोटी सी सेना थी। अकबर को बचा के रखा ताकि अगर युद्ध में हारते हैं तो वापस जो है जहाँ से मुगल आए थे यानी कि उज्बेकिस्तान, वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और शेयर कर दूं। देखिए, इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें सिखाता है कि जो गलती पूर्वजों ने की है आप उसे मत दोहराएं। हेमू इस युद्ध में हारा है, उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि हेमू एक हाथी पे बैठा हुआ था। जैसे ही युद्ध संचालित हुआ तो बैरम खान ने अपने मुख्य जो धनुर्धारी थे उन्हें हेमू के पास रखा ताकि हेमू को जल्द से जल्द मारा जा सके। और जैसे आपने चेस गेम अगर खेला होगा तो आप जानते होंगे कि अगर राजा मरा तो युद्ध खत्म। तो यहाँ भी यही हुआ। हेमू चूंकि हाथी पे बैठा हुआ था, सॉफ्ट टारगेट वो बना, एक तीर उसकी आंख में आके लगा और तीर आंख में लगने की वजह से वो हाथी पे से गिरा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। और चूंकि कोई सेना में मुख्य सेनापति नहीं था जो युद्ध का नेतृत्व कर पाता, इस वजह से हेमू इस जीते हुए युद्ध को हारा। पूरी मुगल सेना हेमू की सेना ने तबाह कर दी थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना से युद्ध का जो पूरा का पूरा पासा था वो पलट गया और हेमू की इस युद्ध में हार हुई और बाद में बैरम खान ने हेमू की गर्दन काट दी। इस युद्ध में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। तो इस युद्ध में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की और पानीपत का जो युद्ध हुआ है ये 5 नवंबर 1556 को हुआ है। तो ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डेट पे फोकस जरूर करना। अगर छोटे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू। देखिए, ये क्वेश्चन जैसा आएगा उस प्रकार से आपको आंसर देना है।
मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से रखना है कि युद्ध जो हुआ है वो बैरम खां और हेमू ने किया था, लेकिन चूंकि शासकों का नाम आता है इस वजह से अकबर और हेमू का नाम ज्यादातर किताबों में या आंसर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार का ऑप्शन होगा उसी प्रकार आप यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। इसके विषय में मैं जल्द ही ऑब्जेक्टिव टाइप एक सीरीज भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें मुगल काल की जो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं उसके विषय में भी चर्चा होगी। खैर, पानीपत का युद्ध अकबर जीता और अफगानों का दमन हुआ। यहाँ मैं फिर एक चीज़ आपसे रिपीट कर दूं कि हेमू मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू शासक था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू शासक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होता है, मैं भी आपसे बता रहा था कि इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए। इससे पहले जब पहला युद्ध इससे पहले हुआ था, जिस समय दिल्ली पे पहला आक्रमण 1191 और 592 में 1191 और 1192 में जब तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड हुआ, और उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, तो चंदावर के युद्ध में भी यही हालत हुई। चंदावर के युद्ध में भी कंडीशन यही थी जो हेमू के साथ हुई। तो इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और इतिहास मैं आपसे बता रहा था कि इतिहास हमें यही सिखाता है तो कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने की है वो आप मत दोहराएं, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। खैर, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और अकबर ने पुनः एक तरीके से गद्दी प्राप्त किया, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आके क्या होता है देखिए, क्योंकि अकबर इस समय छोटा है तो अकबर का जो टाइम पीरियड है कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि 1556 से लेके और 1560 अकबर बैरम खां के नेतृत्व में शासन करता है 1556 से लेके 1560 तक, और 1560 से लेके 1562 तक का जो टाइम पीरियड है ये पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहलाता है। इसमें इस टाइम पीरियड में सब कुछ करता धरता बैरम खां है। बैरम खां था कौन, इसके विषय में भी जान लेते हैं। बैरम खां कहा जाता है एक शिया मुस्लिम था जो अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया था। इस समय जो है अतालिक बोला जाता है इन्हें, अतालिक। तो हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का मुख्य अतालिक या संरक्षक नियुक्त किया था। लेकिन यहाँ शिक्षक का कॉन्सेप्ट, मैं शिक्षक बोला था तो थोड़ी सी उसके लिए सॉरी करता हूँ। तो यहाँ शिक्षक जो था अकबर का वो था अब्दुल लतीफ। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अकबर का प्रारंभिक शिक्षक कौन है जिसने अकबर को शिक्षा देनी चाहिए, तो वो था अब्दुल लतीफ। लेकिन अकबर का प्रारंभिक अतालिक या संरक्षक कौन है अगर ये पूछा जाता है तो बैरम खां है, ठीक है। लेकिन अकबर के विषय में एक बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से कौन सा अनपढ़ था। तो निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनपढ़ था तो ज्यादातर उसका आंसर होगा अकबर। अकबर का शिक्षक जरूर अब्दुल लतीफ था, लेकिन अकबर ने पढ़ाई में कभी रुचि नहीं दिखाई थी, ये आप ध्यान रख सकते हो। खैर, बैरम खां मैं बता रहा था कि शिया था, और बैरम खां एक निरंकुश शासक की भांति जब व्यवहार करना शुरू किया तो अकबर ने बैरम खां को हटाना चाहा। इस हटाने में मुख्य भूमिका निभाई इस समय के जो मुख्य अकबर के सहायक हैं उन्होंने। अब पर्दा शासन में मुख्य सहायक कौन कौन है इसके विषय में जान लेते हैं। अकबर की ढाई माँ है, माहम अनंगा। माहम अनंगा के दो पुत्र हैं, आधम खां और दूसरा है पीर मोहम्मद। इसके बाद दूसरी अकबर की धाई माँ है जीजी अनंगा। जीजी अनंगा के पति हैं
शमसुद्दीन अतगा खां, जीजी अनंगा का पुत्र मिर्जा अजीज कोका है। तो यहां आप ध्यान रखें, जीजी अनंगा का पुत्र मिर्जा अजीज कोका है, लेकिन ये मिर्जा अजीज कोका पर्दा शासन में नहीं है, ये आप ध्यान रखना, केवल मैं एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पर्दा शासन में कौन कौन है? माहम अनंगा, आदम खां, पीर मोहम्मद, जीजी अनंगा और जीजी अनंगा का पति शमसुद्दीन अतगा खां, ये पति है, ठीक है। और माहम अनंगा और जीजी अनंगा में क्या संबंध है? तो माहम अनंगा की पुत्री थी जीजी अनंगा। माहम अनंगा और जीजी अनंगा ने अकबर को अपना दूध पिलाया था। होता ये था कि पहले बादशाहों के समय माता दूध ना पिला के धाई माँ दूध पिलाती थी, ठीक है। तो अकबर की धाई माँ है माहम अनंगा और जीजी अनंगा, और इनके पुत्र ये मुख्य रूप से कहलाते हैं पेटीकोट शासन, जो 1560 से 1562 है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ से और आपसे शेयर कर दूं, स्मिथ ने 1560 से 1564 स्मिथ के अनुसार, ध्यान रखना आपको, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन का जो टाइम पीरियड है स्मिथ के अनुसार 1560 से 64 है। अदरवाइज ज्यादातर इतिहासकारों के जो मानना है वो 1560 से 1562 है। आप कहोगे कि सही क्या है सर? तो सही ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्मिथ के अनुसार पर्दा शासन क्या था, तो आप लगाओगे 1560 से 64, और अगर स्मिथ का जिक्र नहीं होता है तो 1560 और 1562 ही सही माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी सहायता से अकबर ने बैरम खां का जो पतन हुआ है उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। बैरम खां ने, जैसे ही अकबर ने बैरम खां से सारे अधिकार छीने, तो बैरम खां ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। बाद में बैरम खां को मक्का मदीना की यात्रा पर भेज दिया गया था, जहां पे एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि इस अफगान ने बैरम खां की हत्या इस वजह से की थी कि इससे पहले जो अफगानों के साथ युद्ध हुए हैं, जिसमें सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध महत्वपूर्ण थे, उस युद्ध में इस अफगान की हत्या बैरम खां ने की थी। तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस अफगान युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। इस प्रकार अकबर ने बैरम खां से छुटकारा पाया। लेकिन बैरम खां से छुटकारा पाने के बाद अकबर पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के प्रभाव में रहा। यहाँ इंपॉर्टेंट आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, अकबर की जो धाई माँ है माहम अनंगा, ये मुगल काल में पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माहम अनंगा मुगल काल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई, ठीक है। अब इसका पेटीकोट शासन या इसका पर्दा शासन का अंत किस प्रकार हुआ, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माहम अनंगा का पुत्र था आदम खां। तो जब हम पढ़ेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार को, तो अकबर का जो पहला साम्राज्य विस्तार हुआ उसका शिकार बना 1561 में मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार, ज्योग्राफी में इसका चर्चा होगी। तो आदम खां ने ये अभियान किया था, लेकिन आदम खां ने मालवा क्षेत्र को जीता, और जीतने के बाद यहाँ से जो सोना है या जो मतलब यहाँ से जो लूट का माल है वो अकबर को नहीं दिया। इसके बाद होता क्या है कि आदम खां ने जीजी अनंगा के पति शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या की, और इसी हत्या के उपलक्ष्य में अकबर ने आदम खां को 2 बार किले से नीचे फेंकवाया था, जिसके बाद आदम खां की मृत्यु हुई। आदम खां की मृत्यु के बाद, अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद 40 दिन के बाद माहम अनंगा की भी मृत्यु हुई, और इस तरीके से पेटीकोट शासन का अंत हुआ। क्योंकि जीजी अनंगा के पति भी मारे जा चुके थे और मिर्जा अजीज कोका अभी छोटे थे, तो इन्होंने कोई विद्रोह में मुख्य भूमिका नहीं निभाई। हालांकि यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन से आपसे शेयर कर दूं कि अकबर ने मिर्जा अजीज कोका के विषय में कहा था कि मेरे और कोका के मध्य दूध का एक दरिया है जो हमें आपस में जोड़ता है।
तो दूध का दरिया का कॉन्सेप्ट क्यों कहा था अकबर ने? कारण ये था कि जीजी अनंगा ने अपना दूध अकबर को पिलाया था, तो अकबर मिर्जा जीज कोका को दूध मुहा भाई भी बोलता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अकबर का साम्राज्य विस्तार हुआ। तो साम्राज्य विस्तार किस तरीके से हुआ है इसके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।